नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे स्वाति, तुम यहाँ कैसे? मीरा ने अपनी सहेली को बाजार में देख पूछा। ओ मीरा, मेरी दीदी की सगाई की शॉपिंग करने आई थी। स्वाति ने जवाब दिया। इट्स अ लॉन्ग टाइम यार, नाइस टू सी यू, मीरा खुशी जताते हुए बोली। कब आई बॉम्बे से तुम? इंजीनियर साहिबा, कोर्स कैसा चल रहा है तुम्हारा? शादी कब है राधिका दीदी की? मीरा ने पूछा। अरे रे, रुक जा मेरी तूफान मेल, एक ही सांस में सब पूछ लेगी क्या? आराम से, मैं यही हूँ, सब बताती हूँ तुम्हें। स्वाति ने चुटकी और दोनों एक साथ हंस पड़े। स्वाति ने बताना शुरू किया। दीदी की डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हो गई है, लड़का भी डॉक्टर है और परिवार अच्छा है, तो शादी तय कर दी। शादी यहीं लखनऊ में है। तो तू आ रही है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे बहाना क्यों बनाऊंगी, मैं तो डेफिनेटली आऊंगी। कैसे वैसे भी धूम मचाने वाला कोई तो चाहिए शादी में, मीरा ने जवाब दिया। तो फिर ठीक है, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दो यार, साथ ही उत्तम कलाकार। क्यों, सही कहा ना मैंने? अच्छा चल, अब मिले हैं तो गोलगप्पे खाते हैं साथ में, और नंबर और एड्रेस दे मुझे। अपना सोचा ही नहीं था कभी ऐसे मुलाकात होगी। तूने तो स्कूल के बाद कोई कांटेक्ट किया ही नहीं, ऐसी गायब हुई कि आज मिली है, मीरा ने शिकायत की। स्वाति उसकी बात सुनकर उदास हो गई और बोली, वो बहुत बुरा दौर था मीरा। उस वक्त बस खुद को संभालने के लिए मैंने अपना शहर भी छोड़ दिया था। जिस शहर से दूर रहने का मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसा क्या हो गया था स्वाति, जो तुझे सब छोड़ना पड़ा? मीरा ने पूछा। घर आएगी तब बताऊंगी दास्तान जिंदगी, अभी देर हो रही है, स्वाति ने कहा। ठीक है, सी यू सून, कहकर दोनों दोस्तों ने विदा ली। घर पहुंचकर स्वाति ने माँ का हाथ बटाया और काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में बैठकर पुरानी एल्बम देखने लगी। एक तस्वीर देखकर उसके दिल का दर्द आंखों में उतर आया। क्या किसी की जिंदगी बचाना इतना बड़ा गुनाह था उसका, जो उसके ही गांव वालों ने उसे उसका जन्मस्थान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था? उसे याद आया वो वक्त जब उसके चाचा की लड़की की शादी की तैयारी हो रही थी और शहर में पढ़ने वाली स्वाति अपने गांव आई थी। घर में घुसते ही वो चिल्लाई थी, माँ कहाँ हो आप? माँ उसे देखकर खुश होती हुई बोली, अरे अंदर तो आ लाडो, वहीं से चिल्लाती रहेगी क्या? दीदी कहाँ है माँ, स्वाति ने पूछा। वो चाचा जी के यहाँ गई है। तुम भी फ्रेश होकर वहाँ आ जाओ लाडो, और कुछ चाहिए तो बता दो अभी, माँ ने प्यार से सर पर हाथ रखते हुए कहा। आप चाहिए मेरी क्यूट सी माँ, स्वाति ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा। मैं तो पास ही हूँ लाडो, पर अभी तेरे चाचा जी घर सर पे उठा लेंगे, तुम आ जाओ तैयार होकर। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ तैयार होकर, स्वाति ने माँ को छोड़ते हुए कहा। स्वाति जब चाचा जी के घर पहुंची तो उसे घर के लोगों के चेहरे पर तनाव महसूस हुआ, पर शायद माँ सबसे छोटी थी तो कोई उसे कुछ नहीं पता था। जब वो अपनी दीदी सुनंदा के से मिलने पहुंची तो उसे भी उदास देखा, तो राधिका की तरफ देखकर सुनंदा को छेड़ने की कोशिश करते हुए बोले, क्या बात है, होने वाली दुल्हन का चेहरा ऐसा हो जाता है क्या? देखना, लाल टमाटर जैसा चेहरा सूखे छुहारे जैसा हो गया है। अभी विदाई में टाइम है मैडम। लेकिन सुनंदा सिर्फ फीकी सी मुस्कुरा दी और राधिका ने उसे आंखें दिखाई तो उसे समझ आया कि कुछ तो बहुत बड़ा झोल है। तो वो चुप हो गई और बोली, क्या कोई बताएगा कि क्या बात है, क्यों सब टेंशन में है? राधिका ने स्वाति को बताया। सुनंदा के ससुर ने 10 लाख रुपए और बोलेरो गाड़ी की मांग की है। स्वाति शॉक्ड रह गई। शादी से 2 दिन पहले ऐसी डिमांड? उसका दिमाग तो ठीक है, और अब आप सोच क्या रहे हो? जवाब दीजिए उन्हें कि शादी करनी है या अपने लड़के को बेचने निकले हैं? सुनंदा ने कहा, अब तो कार्ड्स बांटे जा चुके हैं, मेहंदी हल्दी सब हो चुका है। अब अगर शादी टूटी तो बहुत बदनामी होगी और एक छोड़ी हुई लड़की का ठप्पा मुझ पर लग जाएगा। व्हाट रबिश दीदी, आप 21वीं सदी की लड़की हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, ऐसी सोच, स्वाति ने जवाब दिया। राधिका भी स्वाति के पक्ष में थी, पर सुनंदा घबराई हुई थी। अब कुछ नहीं हो सकता, कहते हुए सुनंदा रो पड़ी। स्वाति ने और राधिका ने बहुत देर सोचा। उन्हें पता था कि घर वालों को समझाया नहीं जा सकता। आखिर में एक उपाय सूझा कि सुनंदा के होने वाले पति से बात की जाए। सुनंदा के अनुसार अमित, उसका होने वाला पति, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और सुनंदा के घर रिश्ता भी उसकी तरफ से ही आया था, क्योंकि वो सुनंदा को पसंद करता था। बात ये तय हुई कि अमित को हालात से अवगत करा के उसके विचार पूछे जाएं। पहले ये पता तो चले कि वो क्या चाहता है, इसलिए सुनंदा ने अमित को फोन लगाया। अमित ने सुनंदा का फोन देखा तो खुश होकर उठाया और बोला, हेलो सोनू, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, सुनंदा ने जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ। कहिए, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? आपने हमें याद किया, जहे नसीब हमारे, अमित ने सुनंदा को छेड़ते हुए कहा। अब तो आप यादों के भी मालिक हो,
तो इसमें नसीब की क्या बात है। अच्छा अमित, एक बात बताइए, आपको पता है कि राधिका के रिश्ते की बात चल रही है? सुनंदा ने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा। किसकी? मेरी साली साहिबा की, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं दिल्ली से? अमित ने पूछा। हाँ, उनकी ही। लड़का अच्छा है और बहुत समझदार भी, लेकिन शायद ताऊ जी को लड़का खरीदना पड़ेगा। सुनंदा ने अपने दर्द को उकेरा। मैं समझा नहीं, खरीदना पड़ेगा मतलब क्या है इसका सोनू? अमित ने हैरान होते हुए पूछा। मतलब ये कि लड़के वाले दहेज चाहते हैं, 10 लाख कैश और बोलेरो गाड़ी। आप तो जानते हैं ताऊ जी ने सारी पूंजी अपनी बेटियों को सक्षम बनाने में लगा दी। अब इतनी बड़ी रकम वो कैसे मैनेज करेंगे? सुनंदा ने बड़ी ही समझदारी से अमित के विचार जानने के लिए दांव खेला। दहेज? सोनू, ताऊ जी से कहो कि ऐसे परिवार से दूर ही रखें अपनी बेटी को। ऐसे लोग समाज में रहने के काबिल नहीं है। राधिका खुद के पैरों पर खड़ी है और उसे एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाएगा। तुम्हें पता है सोनू, ऐसे लोगों का मुंह कभी नहीं भरता। जिन्हें जितना दोगे इनकी मांग उतनी बढ़ती जाएगी। अपने जिगर का टुकड़ा उसे दिया जाए जो उसकी कीमत समझता हो। मैं इस रिश्ते के लिए कभी भी सहमति नहीं दूंगा और तुम भी उन्हें मना कर देना। अमित ने उसे समझाया। अमित की बात सुनकर सुनंदा रो पड़ी। उसकी सिसकी जब अमित ने सुनी तो वो डर गया और बोला, सोनू क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? बोलो सोनू, क्यों रो रही हो? सोनू प्लीज चुप हो जाओ और फॉर गॉड शेक बताओ मुझे क्या हुआ है। सुनंदा ने खुद को संभालते हुए सारी बातें अमित को बताई, जिसे सुनकर वो हैरान हो गया और बोला, सोनू यकीन मानो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं पापा से बात करता हूँ, वो माने तो ठीक, नहीं माने तो मैं बिन बारात के ही तुमसे शादी करने आ जाऊंगा। आप बात करके देख लीजिए, कहकर सुनंदा ने फोन काट काट दिया। अमित अपने पापा से पूछता है, पापा क्या आपने सुनंदा के घर वालों से दहेज मांगा है? ना बेटा, दहेज नहीं। अब उन्हें सीए दामाद चाहिए तो समाज में थोड़ा रुतबा तो दिखाना ही पड़ेगा। इसे तोहफा कहते हैं बेटा, दहेज नहीं। हम कौन सा उसका इस्तेमाल करेंगे? अपनी बेटी दामाद को ही तो दे रहे हैं। चौधरी साहब ने टकासा जवाब दिया, जिसे सुनकर अमित हैरान रह गया। लेकिन पापा, उनके दामाद और बेटी को तो तोहफा चाहिए नहीं। फिर आपने ये सब क्यों मांगा? अमित ने पूछा। ओह, तो अभी से उनकी तरफदारी में लग गए बेटा जी। हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, उसका ही कुछ हिस्सा हम ले रहे हैं। आखिर उस उनकी बेटी को उम्र भर रखना है हमने। और कुछ ज्यादा चोंच न खोलो, ये बड़ों का मैटर है, हमें ही निपटने दो, चौधरी साहब ने कड़क कर कहा। ओह, फिर तो दहेज तोहफा आपको देना चाहिए, ना कि उन्हें, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बेटी को आपके बेटे के बराबर पढ़ाया है। और तो और वो आपके बेटे से ज्यादा कमाती है। और तो वो हम सबको खिलाएगी, हम उसे नहीं। अमित ने अपना पक्ष रखा। खामोश नालायक, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। जाओ और जाकर रस्मों में शामिल हो। इस मामले में मुझे कुछ नहीं सुनना। अब चौधरी साहब ने खुद को का बचाव किया। अमित को जब लगा कि पापा नहीं समझेंगे तो उसने फैसला किया कि वो खुद सुनंदा के घर जाएगा। अमित ने सुनंदा के पेरेंट्स को समझाया, पर वो समाज के डर से बारात के लिए ही अड़े रहे। जब कुछ ना सूझा तो उसने सुनंदा से बात की और स्वाति की मदद से मंदिर में शादी कर ली। अमित के पिता ने पंचायत की और इल्जाम स्वाति की फैमिली पर लगाएगा, लेकिन स्वाति ने कहा, उनकी शादी मैंने करवाई है, मेरे परिवार का कोई दोष नहीं। और इसमें गलत क्या किया है मैंने? वो दोनों बालिग हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं। पंचायत ने स्वाति पर अमित और सुनंदा को बहकाने का दोष लगाकर उसे 2 साल गांव से बाहर रहने की सजा सुना दी। अमित स्वाति इस बात से टूट गई कि बिना गलती के उसे सजा क्यों दी गई। कैसा समाज है हमारा, एक तरफ दोनों को समान बताता है, वहीं दूसरी तरफ लड़की और लड़के में भेद। स्वाति की आंखें नम हो गई थी। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर अमित और सुनंदा खड़े हैं। उसने एल्बम बंद की और उन दोनों के खुश चेहरों को देखकर खुद की सजा पर भी फक्र होने लगा उसे। थैंक यू फॉर आई होप आप सबको कहानी पसंद आई होगी। तो कमेंट करके बताइए कि कैसे